पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे पर्यावरण शिक्षण नीति, लेकिन कुछ मजबूरी के वजह से उस वीडियो को हम अधूरा बना के ही छोड़ दिए थे। पार्ट 2 इसका बना रहे हैं हम। तो स्वागत है एक बार फिर आपके सिद्धार्था जॉब पॉइंट पर। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पर्यावरण शिक्षण नीति के अंतर्गत जो है उसमें शिक्षण सिद्धांत देखेंगे, शिक्षण सूत्र देखेंगे, पर्यावरण शिक्षण की विधियां देखेंगे कि आप एक बच्चे को कैसे किस विधि से पर्यावरण को पढ़ा सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे विषय वस्तु या थीम, जो बहुत इम्पोर्टेंट था। विषय वस्तु या थीम इसको देखे थे। चलिए, यदि आप उस वीडियो को देखे होंगे तो उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि एनसीएफ 2005 जो है पर्यावरण के विषय वस्तु या थीम को कितने भागों में बांटा है। इसका जवाब कमेंट में कीजिएगा आप लोग। तो विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा है, और इसमें हम लोग ये भी बताए थे कि पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत कोई स्पेशल बुक नहीं होता है, कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं होता है 1 और 2 क्लास के लिए, लेकिन 3 to 5 जो है 3 to 5 के लिए बुक का प्रावधान है। वो बुक बनता था विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से और पर्यावरणिक मुद्दों से। सामाजिक विज्ञान से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, देखिएगा कि पर्यावरणीय मुद्दों से या पर्यावरणीय जो चीज़ है पर्यावरण में, उनसे ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है। और ये तीनों एक दूसरे से, ये प्रश्न भी आया है, तीनों एक दूसरे से समेकित है, एकीकृत है। देखिए, समेकित और एकीकृत क्या होता है? समेकित यानी मिला जुला चीज़ है और तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। मान लिया जाए, एक उदाहरण के तौर पर बोलें कि कोई भी इंसान या कोई भी जीव भोजन प्राप्त करता है, भोजन करता है, तो भोजन उसको कहाँ से प्राप्त होता है? पर्यावरण से। अब पर्यावरण का हिस्सा हो गया भोजन। अब अलग अलग समाज के लोग अलग अलग टाइप के भोजन करते हैं, तो उसको पढ़ेंगे हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। और जैसे भोजन किए अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के भोजन करते हैं, और भोजन का पाचन या पाचन क्रिया क्या कहलाएगा? वो शाप विज्ञान का हिस्सा है। तो इसी को कहते हैं हम लोग समेकित और एकीकृत करते हुए। तो आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण शिक्षण नीति के अंतर्गत शिक्षण सिद्धांत के तहत कुछ सिद्धांत हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावे उसमें पिछले वीडियो में हम बताएं थीम क्या है, एनसीएफ 2005 का भी जिक्र किए हैं। एनसीएफ 2005 पर्यावरण पुस्तक के लिए क्या कहता है, तो उस पर है। तो आइए हम लोग सिद्धांत को आज देखते हैं। पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। देखिए, क्रियाशीलता का सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि करके सीखना। इसका शॉर्ट में एक वर्ड में यदि बात करें हम लोग, करके सीखना। अब ये करके सीखना यानी जिसको हम लोग कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। यानी कोई भी बच्चा जब करके सीखेगा तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखेगा, और जब वो सीखेगा तो उसका ज्ञान क्या होगा? एकदम की पॉइंट में चलेंगे जहाँ से प्रश्न आता है, उसका ज्ञान अस्थाई होगा। करके जब सीखेगा, अपने से करेगा। देखिएगा, करके सीखने के अंतर्गत बच्चे क्या करते हैं, यदि हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लें तो बच्चे खिलौना से खेलते हैं, खिलौनों से खेलते हैं, खेलते खेलते खिलौने को तोड़ते हैं, उसके अंदर देखते हैं, फिर जोड़ते हैं। तो वो करके उसका सीखना होता है, और तब वो जान पाता है कि खिलौना किस तरह से कार्य करता है। तो उसका ज्ञान क्या होता है? ज्ञान अस्थाई हो जाता है क्रियाशीलता की विधि के द्वारा। और इसके अंदर क्या होता है? वास्तविक अवलोकन की क्षमता होती है। वास्तविक अवलोकन नोट कर सकते हैं, एक एक पॉइंट है। वास्तविक अवलोकन करने की क्षमता का विकास हो जाता है। वास्तविक अवलोकन, यदि खिलौने को वो देख रहा है, तोड़ रहा है, तो अवलोकन कर रहा है कि कौन सा खिलौना का पुर्जा कौन सा काम कर रहा है, किस तरह से कार्य कर रहा है। उसी तरह पर्यावरण के चीज़ों में, पर्यावरण में वो देख रहा है कि जानवर हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, भोजन कैसे मिलता है। तो ये 6 थीम जो बांटा गया था, उस 6 थीम के अंतर्गत वो उसके अंदर वास्तविक अवलोकन होता है कि जल क्या है, भोजन क्या है, जल कैसे प्राप्त होता है, हमको जल
किस तरह से उपयोगी है, इन सभी चीज़ों का वास्तविक अवलोकन क्रियाशीलता के तहत वो करता है। इसके अलावा इसमें आलोचनात्मक चिंतन का भी विकास होता है। आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है कि यदि उसको लग रहा है कि ये ज्ञान अस्थायी नहीं है, ये सही चीज़ नहीं है, सही नॉलेज नहीं है, तो उसके अंदर आलोचना करने की क्षमता का विकास हो जाता है। मान लिया जाए छोटे बच्चे को हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ करने के लिए ना उसका ध्यान को भटकाते हैं। अरे ऐसा नहीं है, आज भूत आ जाएगा, ये आ जाएगा, जल्दी से खा लो। तो वो समझ रहा है, उसके अंदर वास्तविक आलोचनात्मक चिंतन नहीं होता है, वास्तविक अवलोकन क्षमता नहीं है, उसकी ज्ञान उसका अस्थायी नहीं है। लेकिन शिशु जैसे जैसे बड़ा होता है तब आप कहिएगा करे सो जाइए, खा लीजिए, भूत आ जाएगा, तब उसके अंदर आलोचनात्मक चिंतन होता है। उसी तरह पर्यावरण के मुद्दों को, पर्यावरण में जो चीज़ देख रहे हैं, कुछ चीज़ जो वो जान रहा था पहले से अधूरा रूप से, अब उसके अंदर आलोचनात्मक चिंतन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। हस्तपरक, इसमें बच्चा क्या करता है, हस्तपरक अनुभव करता है। हस्तपरक क्या होता है कि यदि शब्दों पर जाए तो हस्त मतलब हाथ होता है, परक मतलब अपने से करना एक तरह से। तो हस्तपरक अनुभव क्या होता है, जब अपने से करता है तो उसको अपना अनुभव होता है। यदि हम कोई काम करते हैं तो वो मेरा अनुभव है, बच्चे में वो अनुभव नहीं जाता। लेकिन जब अपने से क्रियाशीलता के द्वारा करता है तो उसके अंदर हस्तपरक अनुभव का अनुभव होता है। और इसमें क्या होता है कि स्वयं सीखने या अपने से पढ़ने, स्व अध्याय की प्रवृत्ति हो जाती है, स्व अध्याय का ज्ञान हो जाता है। अब बच्चा जब क्रियाशील होगा, अपने से करेगा, लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा, तो बच्चे में क्या होगा, अपने पढ़ने के प्रति जो है ना उसके अंदर उत्सुकता बढ़ जाएगी या स्वयं रूप से वो सीख लेंगे। अब इसके अलावे ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ये पर्यावरण का क्लास हम लोग का कैसा होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण की कक्षा गतिविधि आधारित होना चाहिए। कक्षा गतिविधि आधारित, गतिविधि क्या हुआ, ये नहीं कि हम शब्द रटवा रहे हैं, परिभाषा रटवा रहे हैं पर्यावरण का, वो नहीं, गतिविधि आधारित। अब कोई जो है पर्यावरण से जुड़े हुए खेल कर रहा है, पर्यावरण से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में प्रयोग कर रहा है, प्रैक्टिकल कर रहा है, तो उसको या फिर समूह में दे देंगे। जब हम लोग पर्यावरण शिक्षण विधि भी देखेंगे, इसमें पर्यावरण शिक्षण विधि कई हैं, उससे क्या बेनिफिट होता है, पर्यावरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है वो भी देखेंगे हम लोग। तो ये था क्रियाशीलता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत। देखिए दूसरा है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत क्या कहता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। बच्चे उस काम को अच्छे से करेंगे, उस चीज़ को अच्छे से सीखेंगे जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा, रुचि होगी। यदि उसको रुचि किसी काम में नहीं होगी, ये हम लोग के साथ भी हो सकता है, सिर्फ बालकों के साथ नहीं हो सकता, नहीं होता, हम लोग के साथ भी क्या होता है, हम लोग के साथ भी क्या होता है कि हमको जिस काम में रुचि लगता है वो काम बेहतर तरीके से होता है। यदि रुचि नहीं होगी तो वो बेहतर ढंग से नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो छोटे बच्चे के क्लास होते हैं उसका सिलेबस या विषय वस्तु रुचिकर होना चाहिए। जब उसको इंटरेस्ट लगेगा तो वो ज्ञान अच्छे से कर पाएगा। इसके लिए क्या करता है कि सबसे पहली बात कि रुचि का सिद्धांत करने के लिए क्या होना चाहिए कि बच्चों में रुचि, इंटरेस्ट यानी रुचि या इंटरेस्ट जगाना चाहिए। जब वो जगेगा तभी वो क्रियाशील होगा। जब तक वो नहीं जगेगा, जब तक वो उसमें रुचि नहीं होगी, तब तक वो क्रियाशील भी नहीं होगा। आप देखिएगा ये तीनों सिद्धांत किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, पर्यावरण की किताब पर ध्यान दीजिएगा, तो उसमें बहुत चीज़ रहते हैं, बहुत चीज़ रहता है। किस्से कहानियाँ, कविता, पहेलियाँ, ये सब देने का मुख्य वजह क्या होता है कि बच्चे किस्से कहानियाँ पर्यावरण के बारे में सुने, कविता उसके बारे में सुने और पहेलियाँ बूझे। देखिएगा एनसीईआरटी बुक में रहता है बूझो एवं पहेली। बूझो एक शब्द बोल देती है,
बूझो एक शब्द बोल देता है, अरे फलाना चीज़ या पर्यावरण पेड़ हम कल बोए थे, आज उसमें अंकुर निकल गया। तो वो क्या हो रहा है कि वो बूझो बोल दिया, अब उसके बारे में डिटेल से हम उसको बता रहे हैं कि कैसे अंकुरन होता है, अंकुरन के लिए आवश्यक चीज़ें क्या चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के वजह से क्या होता है कि रुचि जब होगा तभी वो चिंतन कर पाएगा, तभी वो कल्पनाशील बन पाएगा और तभी वो क्रियाशील भी होगा। क्रियाशील यानी करके तभी वो करने के प्रति, यानी कोई भी काम करने के प्रति तभी वो एक्टिव हो पाएगा। और इस रुचिकर विधि से क्या होता है, जैसे आप किस्से कहानी ये सब प्रविष्ट करते हैं अपने सिलेबस में या पर्यावरण के सिलेबस में, तो बच्चों में क्या होता है कि आमोद प्रमोद, यानी जिसको हम लोग कहते हैं मनोरंजन, आमोद प्रमोद होता है बच्चों का, और आमोद प्रमोद के साथ बच्चे सीखते भी हैं। तो तीसरा है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत देखिए कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए कोई भी शिक्षण का केंद्र बिंदु प्रेरणा होता है। जब तक व्यक्ति को कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा तब तक वो न तो उसको रुचि लगेगा न वो क्रियाशील होगा। यानी शिक्षण बिंदु का, शिक्षण पर्यावरण शिक्षण का या किसी भी शिक्षण का केंद्र बिंदु क्या है, पर्यावरण प्रेरणा है, जिसको हम लोग अभिप्रेरणा भी कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। आप वही काम करते हैं जो सोसाइटी में या परिवार में दोस्तों के साथ आप देखकर मोटिवेट होते हैं, बल मिलता है आपको कि हमको ये काम करना चाहिए, फलाना ये काम कर रहा है, लोग ये काम कर रहे हैं, बेहतर ढंग से अपने लाइफ को जी रहे हैं, तो उस चीज़ से प्रेरणा मिलती। तो बच्चों को हमेशा क्या करना चाहिए, प्रेरित करते रहना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, पढ़ने के लिए, अधिगम करने के लिए। जब वो प्रेरित हो जाएगा आपकी बातों से, आपकी कहानियों से, आपके किस्से कहानियों से या फिर आपके उदाहरणों से, तब उसके अंदर क्या होगा, क्रियाशील होगा, तब वो क्रियाशील हो जाएगा। जैसे क्रियाशील होने से पहले क्या होगा, उसके अंदर तब उस काम के प्रति रुचि आएगी कि अरे भाई हमको तब इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं हमको ये काम करना चाहिए, और तब वो क्या होगा, क्रियाशील होगा। और जैसे ही क्रियाशील होगा तब क्या होगा, वो करके सीखने पर जोर देगा, करके सीखने पर जोर देगा। जब वो करके सीखेगा तब उसका अधिगम क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, अधिगम क्या होगा, बेहतर होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि प्रेरणा एक केंद्र में है। यदि आप किसी काम को करने के प्रति आप मोटिवेट नहीं हैं, प्रेरित नहीं हैं, अभी प्रेरणा आपको नहीं मिल रही है, तो आप शिथिल हो जाएंगे। और जब आप शिथिल हो जाएंगे तो आपके अंदर रुचि नहीं होगी, आपके अंदर रुचि नहीं होगी तो आप क्रियाशील भी नहीं होंगे। तीसरा सिद्धांत हम लोग देखें किस तरह से जुड़ा हुआ है इन सभी चीज़ों से। निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। शिशु को ये पता होना चाहिए कि हम कोई काम कर रहे हैं, हम अधिगम कर रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य क्या है। और जब एक शिक्षक को भी अपना उद्देश्य पता हो बालकों को पढ़ाने के लिए, और एक छात्र को भी पढ़ने का उद्देश्य प्राप्त होता है, तब उसके अंदर क्या होती है, रुचि पैदा होती है, तब वो प्रेरित होता है किसी काम से, तब वो क्रियाशील होता है। यानी उनके उद्देश्य को जानना चाहिए, यानी उद्देश्य पता होना चाहिए। यानी बालकों को भी और एक शिक्षक को भी जब उद्देश्य पता होता है तभी आप अपने काम को क्या करते हैं, सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं, योजनाबद्ध करते हैं, जो नियोजन का सिद्धांत कहता है। नियोजन का सिद्धांत क्या कहता है कि आप किसी काम को कर रहे हैं, उसके लिए आप एक योजना बनाइए, और योजना को कैसे बनाइए, जिस कक्षा के बालक हैं उस बालक के मानसिक स्तर के अनुकूल बनाइए। आप जिस कक्षा के लिए बना रहे हैं उस कक्षा के बालकों के लिए क्या रुचियां हैं, किस चीज़ में ज़्यादा रुचि होती है, उसके रुचियों को ध्यान में देखते हुए नियोजन बनाना चाहिए। और जब उद्देश्य पता होगा तभी आप योजना भी ठीक से बना पाएंगे। और जब आपको उद्देश्य ही पता नहीं होगा तब आप क्या करेंगे। तो ये था आपका क्या कि नियोजन का भी सिद्धांत यहाँ जुड़ गया है। अगला है व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी पृथ्वी पर कोई भी दो व्यक्ति समान रूप से नहीं होता है,
चाहे वो शारीरिक रूप से अंतर हो, मानसिक रूप से अंतर हो, कार्यशैली के रूप में अंतर हो या सामाजिक रूप से अंतर हो, किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अंतर होता है। तो जब कक्षा में अलग अलग पृष्ठभूमि के, अलग अलग सोसाइटी के, अलग अलग समाज के बच्चे आते हैं तो हमारा कक्षा क्या हो जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता, अलग अलग विभिन्नताओं के बच्चे होते हैं। कोई किसी भाषा से, कोई किसी भाषा से, कोई किसी क्षेत्र से, कोई किसी क्षेत्र से, या कोई किसी का कोई कम जानने वाला, कोई ज़्यादा जानने वाला, कोई अच्छे से अधिगम कर पाने वाला, कोई धीरे धीरे अधिगम कर पाने वाला। तो इस तरह हमारा कक्षा क्या हो जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता हो जाता है। और इस व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए जब हम बालकों को पढ़ाते हैं कि किसी बालक की मानसिक स्तर क्या है, किसी बालक को उसकी रुचि किस में है, तो इस तरह हम यदि एक एक पर ध्यान देकर पढ़ाएं तो इसको कहते हैं हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। लेकिन ये समावेशी कक्षा में समावेशी कक्षा का भी एक वीडियो बनाकर डाल देंगे। समावेशी शिक्षा से भी प्रश्न आता है। देखिए समावेशी शिक्षा क्या कहता है कि जिस टाइप का बच्चा रहे, जिस टाइप का बच्चा, बार बार गिर रहा है, क्या बात है जी, जिस टाइप का बच्चा रहे सभी टाइप के बच्चे को मिलाकर हम पढ़ाएंगे। अब प्रतिभाशाली हो, मंद बुद्धि वाला हो, सामान्य हो, या फिर समस्यात्मक बालक हो, दृष्टिवादी, तो सब बच्चे को कह रहा है कि मिलाकर पढ़ाएं। अब ये संभव नहीं होता है कि हम एक एक बच्चों को ध्यान देकर उनकी आवश्यकताओं, रुचियों और मानसिक स्तरों को ध्यान में रखते हुए हम उसका शिक्षण का व्यवस्था कर पाएँ। हालांकि ये शिक्षण सिद्धांत कहता है कि एक एक विद्यार्थी का ध्यान देना चाहिए। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक सिद्धांत, ये लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक सिद्धांत क्या होता है कि जब अलग अलग पृष्ठभूमि से जब बच्चे आते हैं तो अलग अलग तरह के भावनाओं को वो विचार व्यक्त करता है। अब कोई बालक स्पष्ट रूप से आपके सामने कोई सवाल पूछता है, स्पष्ट रूप से अपनी समस्याओं को कह देता है, तो उनकी बातों को सुनना, सभी के बातों को समान रूप से बोलने का अवसर हो, समान रूप से पूछने का अवसर हो। आप एक शिक्षक होने के नाते सभी छात्रों को समान दृष्टि से देखें, यही लोकतांत्रिक सिद्धांत या प्रजातांत्रिक सिद्धांत कहता है। तो एक कक्षा में आप शिक्षक जाएंगे, सिर्फ आप शिक्षक बनकर जाएंगे, एक जाति विशेष पर ही ध्यान देंगे, या फिर जो संपन्न परिवार से हैं, अमीर घराने से, आप उसको ध्यान देंगे, या फिर अपनी जाति के या अपनी धर्म के लोगों को, अपनी धर्म के बच्चों को ध्यान देंगे, तो वो आपका लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक सिद्धांत नहीं कहता है। तो ये था शिक्षण सिद्धांत। सूत्र देख लेते हैं, इसके बाद कुछ प्रश्न वगैरह करवा देंगे। आइए हम लोग शिक्षण सूत्र को देख लेते हैं। ये शिक्षण सूत्र को जब आप समझ लीजिएगा तो आगमन विधि और निगमन विधि में जो कन्फ्यूजन होता है वो कन्फ्यूजन भी आपका हम अभी इसी समय दूर कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र क्या है कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाने का एक तरीका अपनाएं, इसी को कहा गया शिक्षण सूत्र। तो एक शिक्षक होने के नाते हम क्या करें, क्लास जैसे जाए तो बच्चों को ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो चीज़ें बच्चे पहले जान रहे हैं उन चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में हम बताएंगे, तभी हम उसको नए चीज़ों के बारे में जो चीज़ नहीं जान रहा है तब बताएंगे, तो वो बेहतर ढंग से वो सोच पाएगा, समझ पाएगा और अधिगम कर पाएगा। अभी हम वीडियो देखिएगा, स्टार्ट जो किए हम क्या किए, पहले हम जो जान रहे हैं, जो वीडियो पहले देख चुके हैं, उस वीडियो के शुरू में हम पहले ज्ञात चीज़ से बात शुरू की, इसके बाद हम ये नए चीज़ को बताएं। तो यही कहता है ये सूत्र क्या कि शिक्षण सूत्र, ये ज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चों को पढ़ाएंगे, पहले जो चीज़ बच्चे जान रहे हैं उसको बताएंगे। दूसरा मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त क्या होता है कि जिन चीज़ों को हम छू सकें, देख सकें, वो चीज़ें मूर्त होती है। जैसे मान लिया जाए कि बच्चा भोजन कर रहा है तो भोजन में जो भी है, फल है, सब्जी है, साग है, चावल है, दाल है, उन चीज़ों को वो देख पा रहा है, छू पा रहा है, तो वो चीज़ मूर्त हो गया। लेकिन अब दाल में प्रोटीन पाया जाता है, बच्चों को कह दें, छोटे बच्चों को, तो वो अज्ञात चीज़ है, उसके लिए अमूर्त चीज़ है, जो उसमें प्रोटीन वो नहीं देख पाएगा, प्रोटीन को नहीं छू पाएगा। तो बच्चों को पहले हम वैसे चीज़ सिखाएं जिसके अंदर मूर्त चीज़ हो, यानी जिसको हम छू सकें,
या देख सके, छू सके भी और देख सकें, तो बच्चे अधिगम अच्छे से कर पाएंगे। तीसरी बात है सरल से जटिल की ओर। बच्चे सरल से जटिल की ओर, बच्चों को पहले तीसरा है सरल से जटिल की ओर। बच्चों को पहले सरल चीज़ें बतानी चाहिए। मतलब जो चीज़ बच्चे को आसान लगता है, अब मान लिया कि आप मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ में आप 4 डिजिट 5 डिजिट वाला जो है 5 अंक वाला आप जोड़ बताना शुरू पहले से कर दीजिएगा तो क्या होगा, बच्चे को आसान नहीं होगा। तो पहले सरल चीज़ें क्या होगा, 1 डिजिट, वो भी मूर्त रूप में। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए कहते हैं बताओ 2 जोड़ 3 कितना होता है, तो बच्चे को क्या करते हैं, कोई मूर्त चीज़ बना देते हैं कि 2 टॉफ़ी है, एक तरफ 3 टॉफ़ी है, उसको काउंट करता है, फिर वो 5 आसानी से बता देता है। यानी छोटे बच्चों को गणित भी हम लोग मूर्त विधि से पढ़ाते हैं, लेकिन वही चीज़ 2 + 3 लिख दें, इस तरह का लिख दें, तो क्या होगा, बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाएगा, ये आसानी से नहीं सीख पाएगा। लेकिन बच्चे को इसी चीज़ को क्या करेंगे, 2 जोड़ 3 इस तरह दे दिए, 2 टॉफ़ी जोड़ 3 टॉफ़ी, तब वो 5 टॉफ़ी तुरंत बना देगा। तो बच्चों को पहले मूर्त चीज़ें या सरल चीज़ें बतानी चाहिए, तभी अमूर्त या जटिल बतानी चाहिए। विशिष्ट से सामान्य चीज़, शिशु जब जन्म लेता है तो वो किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानता है। हम हर वीडियो में ये बात कहते हैं, दुनिया के हर चीज़ से अनजान होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं, उसके लिए हर चीज़ विशिष्ट होता है। आपके लिए कोई चीज़ सामान्य हो सकता है, कुत्ता कैसे भूख रहा है, बिल्ली कैसे चूहा पकड़ रही है, ये उसके लिए विशिष्ट हो सकता है, आपके लिए ये सामान्य है। तो जब हम बच्चों को कोई भी चीज़ विशिष्टता की अवस्था में होता है, तो बच्चों को पहले विशिष्ट चीज़ों से उसको सामान्यीकरण करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको जाएगा, लिखेगा क्या, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सूत्र, अच्छा अभी तो वो हम बताएंगे। तो पहले विशिष्ट यानी विशिष्टता से उसको क्या करना चाहिए, उसके नॉलेज को या उसके जिज्ञासा को सामान्यीकरण करना चाहिए। अगला है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ को डिटेल करते हैं, तो ये चीज़ें विश्लेषण कहलाती है। अब छोटे बच्चे, आप जान रहे हैं किसी चीज़ को छोटे अर्थ में, लेकिन बच्चे उसी छोटे अर्थ में नहीं जानता, तो हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी मैटर को, किसी भी सब्जेक्ट को क्या करते हैं, पूरा डिटेल से बताते हैं। जैसे देखते हैं कि मोरल वैल्यू बुक चलती है, नैतिक शिक्षा का किताब चलता है, पूरा कहानी रहता है उसमें, पूरा कहानी रहता है, तो वो उसका विश्लेषण हो गया। लेकिन लास्ट में लिखता है मॉरलिटी, नैतिकता, इस कहानी से क्या नैतिकता मिलती है। तो 100 बात का एक बात, मान लिया चोरी पर आधारित कोई कहानी है, तो क्या लिखेंगे लास्ट में कि चोरी करना गलत बात, चोरी करना बुरा भला। तो ये क्या है कि उसका संश्लेषण है। यानी एक शब्द में कहें, विश्लेषण का मतलब तिल का ताड़ कर देना बच्चों के सामने, और फिर उसी चीज़ को छोटे रूप में संश्लेषित करते हुए बच्चों को मायने बताएंगे, तर्क करने बताएंगे, चिंतन करने बताएंगे। अगला है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष, ये इस साइड वाले जितने भी हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। प्रत्यक्ष यानी जो उसके सामने होता है वो चीज़ प्रत्यक्ष कहलाता है। अब मान लिया जाए कि हमारे सामने क्या हो सकता है, पेड़ हो सकता है, पौधे हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं, या हमारे क्षेत्र में जो पाए जाने वाले हैं गाय, भैंस, बैल, कुत्ता, बिल्ली, ये चीज़ें उसके लिए प्रत्यक्ष है। लेकिन उसको ध्रुवीय भालू के बारे में बताएं, जंगल में जो शेर है शेर के बारे में बताएं, क्योंकि ये शेर उसके लिए अप्रत्यक्ष है, अभी उसके सामने नहीं है। यानी जो चीज़ें वो देख पा रहा है, पहले उन चीज़ों को डिटेल से बताएं, उसको पढ़ाएं, तब जो है अप्रत्यक्ष चीज़ों के बारे में बताएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अधिगम कर पाएगा। अनुभव से तर्क की ओर। देखिए हम लोग वही काम करते हैं, किसी भी काम को यदि हम लोग करते हैं तो उस काम के प्रति अनुभव होता है, और अनुभव के बाद ही हम उस काम को लेकर तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं। तो मान लिया जाए कि हम लोग तरह तरह के भोजन कर रहे हैं, अब उस भोजन से क्या होगा कि हमको अनुभव मिलेगा, किस भोजन से हमारा शरीर पौष्टिक, हमारे शरीर को पौष्टिक आहार मिलेगा, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। तो बच्चे भी देखिएगा एकदम उटपटांग चीज़ खाने के लिए खोजेगा, क्या क्या है जंक फूड, वो सब तो हम लोग को पता भी नहीं है।
तो वो सब जंक फूड खाता है। जब उसका पेट खराब होता है, उसका तबीयत खराब होता है, तब वो सोचता है अरे ये जंक फूड था, मैगी फलना चिलना क्या क्या आते रहता है। तो तब क्या होता है कि वो तर्क करता है अरे ये चीज़ खाने से बीमार पड़ जाते हैं तो नहीं खाएं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि बच्चा कोई खेल कर रहा है, खेल खेल रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं उस खेल के प्रति अनुभव होता है और उसके बाद वो तर्क लगाता है। या कह सकते हैं मान लिया जाए कि कोई बालक चोट लगा गिर गया तो वो हल्दी लगाए, बोला कि हल्दी लगाने से भाई छूट जाता है। दूसरा का दांत दर्द कर रहा है तो कहा क्या दांत लौंग खाने से दांत दर्द छूट जाता है, तो दूसरा लौंग भी खा लिया। तीसरा कह रहा है क्या कि यदि कहीं घाव हो जाए तो उसको डिटॉल वगैरह से साफ कर देने से जल्दी छूट जाता। तो जब वो इन कामों को करते 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 उसका रिजल्ट अच्छा हो जाता है, दांत भी ठीक हो जाता है, घाव भी उसका ठीक हो जाता है, तब वो तर्क लगाता है, यानी उसको अनुभव मिल जाता है, तब वो तर्क लगाता है कि इस बीमारी के लिए ये चीज़ उपयोग करने से ऐसा हो सकता है। तो ये अनुभव से तर्क की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की, यानी बच्चे अनिश्चितता की अवस्था में होता है, सेम टू एकदम विशिष्ट, यानी अनिश्चितता की स्थिति में होता है। तो बच्चे को पहले अनिश्चितता की स्थिति में जो रहता है तब उसको निश्चित की ओर ले जाएंगे कि ये चीज़ ज्ञान अस्थाई है, ये चीज़ें अस्थाई है। तो इस तरह अनिश्चित, जब हम बालकों को पढ़ाने के लिए इन सभी तरीकों का उपयोग करते हैं तो इसी को कहते हैं आगमन विधि। कितना आसानी से समझ गए। अब क्वेश्चन रहता है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन से आगमन विधि के सूत्र नहीं हैं। इसमें से कोई एक उल्टा देगा, मूर्त से अमूर्त, सरल से जटिल और विशिष्ट से सामान्य दे देगा। तुरंत आप गलत कर दीजिएगा कि सामान्य से विशिष्ट, ये सामान्य से विशिष्ट खाली कर देगा उल्टा के, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस विधि को कहते हैं हम लोग आगमन विधि। अब निगमन विधि क्या होता है? आगमन का अपोजिट होता है, विपरीतार्थक शब्द होता है निगमन विधि। तो निगमन विधि में क्या होगा, इसको जस्ट सब उल्टा कर देंगे। अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात की ओर। उसी तरह अमूर्त से मूर्त की ओर, जटिल से सरल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, तर्क से अनुभव की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर। तो ये विधि कहलाएगा आपका निगमन विधि। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं पर्यावरण शिक्षण विधि। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, पर्यावरण शिक्षण विधि। आप पर्यावरण पढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधियाँ अपनाएंगे जो एक बच्चा पर्यावरण को अच्छी तरह से जान पाए, समझ पाए, सीख पाए, अधिगम प्राप्त कर पाए। तो ये था आपका आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण शिक्षण विधियाँ। तो कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा। इसके पहले जो वीडियो बनाए हैं वो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिए हैं। आप उस डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर इसके पार्ट 1 को देखिएगा। ये पार्ट 2 वीडियो है। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पर्यावरण शिक्षण नीति के अंतर्गत आपका शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण सूत्र से था। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण शिक्षण विधियाँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण पढ़ाने के लिए आप कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं और कौन सर्वोत्तम शिक्षण विधियाँ हो सकती है या होती है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, कंटिन्यू देखिएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका पार्ट 1 डाल दिए हैं, आप उस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद पार्ट 2 ये वाला वीडियो देखिएगा, फिर आप पार्ट 3 वीडियो देखिएगा। उसके बाद हम इन तीनों वीडियो से जुड़े हुए कम से कम 100 प्रश्नों का एक वीडियो बनाएंगे और मेरा दावा है कि उस 100 से आपका जो है ईवीएस पेडागोजी बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।